Good morning to all. Myself Vijaypal, PGT History, Government Senior Secondary School, रोडाई रेवाड़ी। कक्षा 10वीं के विषय सामाजिक विज्ञान के उपविषय इतिहास के अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद भाग 2 मैं आप सभी का इस टॉपिक में स्वागत करता हूँ। पाठ के उद्देश्य। डियर स्टूडेंट्स, हमारे भारत में राष्ट्रवाद नामक अध्याय के इस भाग 2 के उद्देश्य इस प्रकार हैं। भारत के राष्ट्रवाद के विकास के संदर्भ में 1922 से 1930 के बीच की प्रमुख घटनाओं को जानना। दूसरा, उन कारणों और घटनाओं को समझना जिनके कारण कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना पड़ा। तीसरा उद्देश्य है यह जानना कि लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कैसे लिया, अर्थात इसको कैसे समझा। साथ ही इस आंदोलन की सीमाओं अर्थात कमियों या लिमिटेशंस को भी जानना है। और चौथा उद्देश्य है उन विचारों, प्रक्रियाओं, बातों और प्रतीकों को जानना तथा समझना जिनसे भारत में सामूहिक अपनेपन का भाव पैदा हुआ था। पाठ के इस भाग के मुख्य बिंदु। डियर स्टूडेंट्स, भाग 2 के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। सविनय अवज्ञा की ओर अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर। दूसरा, नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तीसरा, लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कैसे लिया। चौथा मुख्य बिंदु है सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं। और पांचवा तथा अंतिम बिंदु है सामूहिक अपनेपन का भाव। डियर स्टूडेंट्स, हमें इस भाग में इन सभी बिंदुओं को एक एक करके पढ़ना है। सविनय अवज्ञा की ओर। प्यारे बच्चे, भाग 2 का ये हमारा पहला मुख्य बिंदु है जिसमें हमें उन मुख्य घटनाओं के बारे में जानना है जो असहयोग आंदोलन के समाप्त होने के बाद से लेकर और सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू होने तक जिन्होंने कांग्रेस को महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करने के लिए मजबूर किया था। हमें इन सभी घटनाओं को इस भाग में समझना है। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने चौरी चौरा नामक हिंसक घटना को देखते हुए असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला किया था। उनको लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की ज़रूरत है। दूसरी ओर कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जन संघर्षों से थक चुके थे और वे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनावों में हिस्सा लेना चाहते थे। उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना और यह दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि ये परिषदें लोकतांत्रिक संस्था नहीं हैं। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर दिया था। वहीं जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज़्यादा उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। आंतरिक बहस और असहमति के इस माहौल में दो
ऐसी प्रमुख घटनाएं हैं जिन्होंने भारतीय राजनीति की रूपरेखा एक बार फिर बदल दी थी। ऐसी पहली घटना है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर, और दूसरी घटना है ब्रिटेन की नई टोरी सरकार के द्वारा सर जॉन साइमन के नेतृत्व में गठित वैधानिक आयोग। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के कारण 1926 से कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी थी और 1930 के बाद तो पूरी तरह धाराशायी अर्थात बिल्कुल गिर गई थी। कृषि उत्पादों की मांग गिरने और निर्यात कम होने के कारण किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना बहुत भारी पड़ने लगा था। 1930 तक ग्रामीण इलाके भारी उथल पुथल से गुजरने लगे थे। वहीं सर जॉन साइमन के नेतृत्व में गठित वैधानिक आयोग का उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और इसके बारे में सुझाव देने थे। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे के सारे अंग्रेज थे। इस कारण 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक के नारों से किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सहित सभी पार्टियों ने प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का गोलमोल सा ऐलान कर दिया। उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा भी नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस प्रस्ताव से कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तर्रार ग्रुप या खेमा आक्रामक तेवर अपनाने लगा था। हालांकि उदारवादी और मध्यम मार्गी नेता ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे, लेकिन इस खेमे का प्रभाव घटता जा रहा था। वहीं दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया था तथा तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। हालांकि इस उत्सव की ओर बहुत ही कम लोगों ने ध्यान दिया, इसलिए अब स्वतंत्रता के इस अमूर्त विचार को रोज़मर्रा की जिंदगी के ठोस मुद्दों से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी को कोई और रास्ता ढूंढना था। नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। प्यारे बच्चों, हमारे इस भाग 2 का यह दूसरा मुख्य बिंदु है जिसमें हमें नमक यात्रा शुरू करने और सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ी प्रमुख घटनाओं के बारे में जानना है। पूरे देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में दिखाई दिया। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। हालांकि इनमें से कुछ मांगे तो सामान्य थी, जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी हुई थी। गांधी जी इन मांगों के द्वारा समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सके।
इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को ख़त्म करने के बारे में थी, क्योंकि नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते थे और यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था। इसीलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी अर्थात केवल सरकार का ही अधिकार होना को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया था। गांधी जी का यह पत्र एक अल्टीमेटम या चेतावनी की तरह था। उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देगी। हालांकि वायसरॉय इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वसनीय वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। यह यात्रा साबरमती आश्रम से 240 मील दूर दांडी, जो एक तटीय कस्बा था, पर जाकर ख़त्म होनी थी। गांधी जी अपनी टोली के साथ रोज़ 10 मील का सफ़र करते और बीच में जहाँ भी रुकते हजारों लोग उनको सुनने के लिए आते थे। गांधी जी इन सभाओं में स्वराज का अर्थ स्पष्ट करते और लोगों से आह्वान करते कि वे अंग्रेज़ों की शांतिपूर्वक अवज्ञा करें, अर्थात अंग्रेज़ों का कहा न माने। 6 अप्रैल को वे दांडी पहुँचे। उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया और इस प्रकार यह कानून का एक खुला उल्लंघन था। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले किस प्रकार भिन्न था, यह जानना जरूरी है। इस बार लोगों को न केवल अंग्रेज़ों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए भी कहा जाने लगा। परिणाम स्वरूप देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार भी किया जाने लगा। शराब की दुकानों की पिकेटिंग अर्थात उनके द्वार पर बैठकर अंदर जाने से रोकना की जाने लगी। किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया और गांव में तैनात कर्मचारियों ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए। बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले लोगों ने वन कानूनों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। वे लकड़ी बीनने और मवेशियों को चराने के लिए आरक्षित वनों अर्थात जहाँ जाने की मनाही थी में घुसने लगे। इन घटनाओं से चिंतित औपनिवेशिक सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव भी हुए। अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी के समर्थित साथी अब्दुल गफ़ार खान को गिरफ्तार किया गया तो गुस्साई भीड़ सशस्त्र बख्तरबंद गाड़ियों और पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर आई। बहुत सारे लोग मारे गए और महीने भर बाद जब महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया तो शोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन के प्रतीक अर्थात पुलिस चौकियों, नगर पालिका भवनों, अदालतों और रेलवे स्टेशनों पर हमले करने शुरू कर दिए। परिणाम स्वरूप भयभीत सरकार ने निर्मम दमन का रास्ता अपनाया। शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर हमले किए, औरतों व बच्चों को मारा पीटा गया और लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार कर लिए गए।
अतः महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया। 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। इस गांधी इरविन समझौते के अनुसार गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी। हालांकि इससे पहले गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस बहिष्कार कर चुकी थी। इसके बदले में सरकार ने राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया। 9 दिसंबर 1931 में गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए लंदन गए। हालांकि वार्ता बीच में ही टूट गई थी, इसलिए उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा। वापस आकर महात्मा गांधी ने पाया कि सरकार ने नए सिरे से दमन शुरू कर दिया है। गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग जेल में ही थे। कांग्रेस को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। सभाओं, प्रदर्शनों और बहिष्कार जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार के द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे थे। भारी आशंकाओं के बीच महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया। हालांकि साल भर तक आंदोलन चला, लेकिन 1934 तक आते आते उसकी गति मंद पड़ने लगी और अंततः आंदोलन वापस ले लिया गया। लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया? प्यारे बच्चों, यह हमारे इस भाग का तीसरा मुख्य बिंदु है, जिसमें हमें यह देखना है कि समाज के अलग अलग वर्ग के लोगों ने इस आंदोलन को कैसे लिया या इसके प्रति किस प्रकार अपनी प्रतिक्रिया दिखाई। गांव में संपन्न किसान समुदाय जैसे गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट समुदाय ने आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, क्योंकि इनकी व्यावसायिक फसलों की खेती के कारण व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों से वो बहुत परेशान थे, जिसके कारण सरकारी लगान चुकाना इनके लिए मुश्किल होता जा रहा था। दूसरी ओर सरकार लगान कम करने को तैयार नहीं थी। इसलिए जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो इन किसानों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया और उसका समर्थन किया। लेकिन जब 1931 में लगानों के घटे बिना ही आंदोलन को वापस ले लिया गया तो इन्हें बड़ी निराशा हुई। परिणाम स्वरूप जब 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तो इनमें से बहुतों ने उसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। इस संपन्न किसान समुदाय के विपरीत गरीब किसान केवल लगान में कमी नहीं चाहते थे, उन्हें तो उन भाड़ों में माफ़ी चाहिए थी जो उन्हें अमीर किसानों या ज़मींदारों की ज़मीन के बदले में चुकाना होता था। इसलिए इन गरीब किसानों ने अक्सर उन रेडिकल आंदोलनों में भाग लिया जिनका नेतृत्व अक्सर समाजवादी या कम्युनिस्ट लोग करते थे। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस अमीर किसानों और ज़मींदारों की नाराज़गी के भय से इन गरीब किसानों के भाड़ा विरोधी आंदोलन को समर्थन देने से प्राय हिचकिचाती रहती थी। इसी कारण गरीब किसानों और कांग्रेस के बीच संबंध हमेशा अनिश्चित ही बने रहे। आइए देखते हैं व्यवसायी वर्ग की अर्थात बिजनेस क्लास की क्या स्थिति थी। हम पहले देख चुके हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने भारी मुनाफा कमाया था, इसलिए वो अब सरकार से चाहते थे कि विदेशी वस्तुओं के आयात से उनको सुरक्षा मिले। साथ ही
रुपया स्टर्लिंग विदेशी विनिमय अनुपात में बदलाव हो, जिससे आयात में कमी आए और इनके हितों को फ़ायदा पहुंच सके। इसके लिए इन्होंने 1920 और 1927 में औद्योगिक और व्यावसायिक संगठन भी बनाए। इस व्यावसायिक वर्ग ने पहले सिविल नाफरमानी अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन को समर्थन दिया, उसे आर्थिक रूप से सहायता भी दी और आयातित वस्तुओं को खरीदने या बेचने से इनकार कर दिया। लेकिन गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद इस व्यावसायिक संगठन का उत्साह धीरे धीरे मंद पड़ता गया और कांग्रेस के युवा सदस्यों में समाजवाद के बढ़ते हुए प्रभाव से यह ग्रुप धीरे धीरे अपनी दूरी बनाता चला गया। व्यवसायी वर्ग के विपरीत औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा कहीं और बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नज़दीक आ रहे थे, मजदूर कांग्रेस से दूर जा रहे थे, क्योंकि दोनों वर्गों के हित एक दूसरे के विपरीत थे। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस अपने कार्यक्रम में मजदूरों की मांगों को शामिल करने में हिचकिचा रही थी, क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि इससे औद्योगिक वर्ग या उद्योगपति आंदोलन से दूर चले जाएंगे और साम्राज्यवाद विरोधी ताकतों में फूट पड़ जाएगी। सिविल नाफरमानी आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन में औरतों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतें उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थी। उन्होंने जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों व शराब की दुकानों की पिकेटिंग की। बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई। शहरी इलाकों में ज़्यादातर ऊंची जातियों की महिलाएं और ग्रामीण क्षेत्रों में संपन्न किसान परिवारों की महिलाएं आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों को राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा था। लेकिन सार्वजनिक भूमिका में इस इजाफे का मतलब यह नहीं था कि औरतों की स्थिति में कोई भारी बदलाव आने वाला था। खुद महात्मा गांधी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ व अच्छी पत्नी की भूमिकाओं का निर्वाह करना ही औरत का असली कर्तव्य है। इसीलिए लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में किसी भी महत्वपूर्ण पद पर औरतों को जगह देने में हिचकिचाहट बनी रही। कांग्रेस को महिलाओं की केवल प्रतीकात्मक उपस्थिति में ही दिलचस्पी थी। सविनय अवज्ञा की सीमाएं अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन की लिमिटेशंस या कमियां क्या है? डियर स्टूडेंट्स, हमें इस मुख्य बिंदु में यह देखना है कि समाज के कौन कौन से वर्गों ने इस आंदोलन से दूरी बनाई रखी और इनके पीछे उनका क्या कारण था। समाज के सभी वर्ग सविनय अवज्ञा आंदोलन से अपने आप को नहीं जोड़ पाए थे और ऐसा ही एक समूह राष्ट्र के अछूतों का था। वे 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे थे। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी स्वर्ण हिंदू सनातन पंथियों से डरी हुई थी। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती है। उन्होंने अछूतों को हरिजन अर्थात ईश्वर की संतान बताया और उन्हें मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह भी किया। मैला ढोने वालों के काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए भी वे खुद शौचालय साफ करने लगे।
उन्होंने ऊंची जातियों का आह्वान किया कि वे अपना हृदय परिवर्तन करें और अस्पृश्यता के पाप को छोड़ दें। लेकिन बहुत सारे दलित नेता अपने समुदाय की समस्याओं का अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे। वे खुद को संगठित करने लगे। उन्होंने शिक्षा संस्थानों में आरक्षण के लिए आवाज़ उठाई और अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बात कही, ताकि वहाँ से विधायी परिषदों के लिए केवल दलितों को ही चुनकर भेजा जा सके। उनका मानना था कि उनकी सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है। इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी काफ़ी सीमित रही थी। ऐसा ही दूसरा समुदाय है मुस्लिम समुदाय। भारत के कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। असहयोग खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने के बाद मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगा था और 1920 के मध्य से जब कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के काफ़ी करीब दिखने लगी तो हिंदू मुसलमानों के बीच संबंध खराब होते चले गए, क्योंकि दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे। इससे कई शहरों में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक टकराव व दंगे हुए और हर दंगे के साथ दोनों समुदायों के बीच फासला बढ़ता गया। सामूहिक अपनेपन का भाव। प्यारे बच्चों, यह हमारे भाग 2 का अगला बिंदु है, जिसमें हमें यह देखना है कि भारत में कैसे सामूहिक अपनेपन का भाव का विकास होता गया। राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग ये महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं और जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढ लेते हैं। यहाँ कुछ प्रश्नों पर विचार करना महत्वपूर्ण है, जैसे राष्ट्र लोगों के मस्तिष्क में एक यथार्थ रूप कैसे लेता है। इसी तरह विभिन्न समुदायों, क्षेत्रों या भाषाओं से संबंध अलग अलग समूहों ने सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे विकसित किया। आइए इन प्रश्नों के संदर्भ में भारत में सामूहिक अपनेपन की भावना के विकास को देखते हैं। भारत में सामूहिक अपनेपन की यह भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते हुए पैदा हुई थी। इसके अलावा बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी थी जिनके जरिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गया था, जैसे इतिहास व साहित्य, लोक कथाएं व गीत, चित्र व प्रतीक। इन सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया था। राष्ट्र की पहचान सबसे ज़्यादा किसी तस्वीर में अंकित की जाती है। इससे लोगों को एक ऐसी छवि बनाने में मदद मिलती है जिसके जरिए वे राष्ट्र को पहचान सकते हैं। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि के रूप में आकार लेने लगी। यह पहली तस्वीर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा बनाई गई थी। इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया है। वह शांत, गंभीर, दैवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती हैं। आगे चलकर जब इस छवि को बड़े पैमाने पर तस्वीरों में उतारा जाने लगा और विभिन्न कलाकार यह तस्वीर बनाने लगे, तो भारत माता की छवि विविध रूप ग्रहण करती गई। इस मातृ छवि के प्रति श्रद्धा को
राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक माना जाने लगा। राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन से भी मजबूत हुआ। 19वीं सदी के आखिर में राष्ट्रवादियों ने भाटों व चारणों द्वारा गाई सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू किया। वे गांव-गांव घूमकर इन्हें इकट्ठा करते। खुद रविंद्रनाथ टैगोर भी लोक गाथा गीत, बाल गीत और मिथकों को इकट्ठा करने के लिए आसपास के जगहों में निकल पड़े और इस प्रकार लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा मिलता गया। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा, राष्ट्रवादी नेता लोगों को एकजुट करने और उनमें राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए इस तरह के चिन्हों और प्रतीकों के बारे में और ज़्यादा जागरूक होते गए। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा जिसमें हरा, पीला और लाल रंग था को तैयार किया गया। इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते कमल के 8 फूल और हिंदुओं व मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता हुआ एक अर्धचंद्र दर्शाया गया था। 1921 तक महात्मा गांधी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। यह भी तिरंगा अर्थात सफ़ेद, हरा और लाल था। इसके मध्य में गांधीवादी प्रतीक चरखे को जगह दी गई थी जो स्वावलंबन का प्रतीक था। जुलूसों में यह झंडा थामे चलना शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत था। निष्कर्ष या कंक्लूजन। प्यारे बच्चों, अब संक्षेप में देखते हैं कि राष्ट्रवाद का विकास किस प्रकार होता गया। अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ता गुस्सा विभिन्न भारतीय समूहों और वर्गों को स्वतंत्रता के साझा संघर्ष में खींच रहा था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लोगों के असंतोष और परेशानियों को स्वतंत्रता के संगठित आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया। उन्होंने आंदोलन के जरिए पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास किया, लेकिन जैसा कि हमने देखा, इन आंदोलनों में हिस्सा लेने वाले विभिन्न समूह और वर्ग अलग अलग आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के साथ हिस्सा ले रहे थे। उनकी शिकायतें बहुत व्यापक थी, इसलिए औपनिवेशिक शासन से मुक्ति का भी सबके लिए अपना अपना अर्थ था। कांग्रेस ने इन विभेदों को हल करने और यह सुनिश्चित करने के लिए हमेशा प्रयास किया कि एक समूह की मांगों के कारण कोई दूसरा समूह दूर न चला जाए। यही कारण है कि आंदोलन के भीतर अक्सर बिखराव आ जाता था। कांग्रेस की सरगर्मियों और राष्ट्रीय एकता के शिखर को छूने के बाद बिखराव और आंतरिक टकराव के चरण आते जाते थे। संक्षेप में, जो राष्ट्र उभर रहा था वह औपनिवेशिक शासन से मुक्ति की चाह रखने वाली बहुत सारी आवाज़ों का एक पुंज था। पाठ की दोहराई या पुनरावृत्ति। प्यारे बच्चों, पाठ के सभी बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के बाद आइए एक बार पुनः पाठ की दोहराई या पुनरावृत्ति करते हैं। हमने देखा है, भारत के एक राष्ट्र के विकास के संदर्भ में 1922 से 1930 के बीच की प्रमुख घटनाओं को जाना है। दूसरा, उन कारणों और घटनाओं को समझा है जिसके कारण कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना पड़ा था। तीसरा, यह जाना कि लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कैसे लिया, साथ ही इस आंदोलन की सीमाओं को भी समझा है। चौथा, उन प्रक्रियाओं, विचारों, बातों और प्रतीकों को जाना है और समझा भी है
जिनसे भारत में सामूहिक अपनेपन का भाव पैदा हुआ है। पाठ के सभी मुख्य बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के साथ साथ पाठ की पुनरावृत्ति के आधार पर प्यारे बच्चों, आपको गृह कार्य के लिए निम्न प्रश्न दिए जा रहे हैं, जिन्हें आप इस वीडियो को ध्यान से सुनकर समझकर अपने शब्दों में करेंगे। पहला प्रश्न है, 1922 से 1930 के बीच की उन घटनाओं को रेखांकित कीजिए जिनसे भारत में राष्ट्रवाद का विचार विकसित होता गया। दूसरा प्रश्न है, वे कौन से महत्वपूर्ण कारक हैं जिनके कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। तीसरा प्रश्न है, समाज के अलग अलग वर्गों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में किस प्रकार अपनी भागीदारी निभाई? क्या उनके हित एक दूसरे के विपरीत थे? और चौथा प्रश्न है, आपके विचार से वे कौन कौन सी बातें हैं जिनके कारण भारत में सामूहिक अपनेपन की भावना का विकास होता गया? प्यारे बच्चों, पाठ के सभी मुख्य बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने और पाठ की दोहराई करने के आधार पर आपको गृह कार्य के लिए प्रश्न भी दिए गए हैं। उम्मीद है आपने इस अध्याय के दोनों भाग, भारत में राष्ट्रवाद भाग 1 और भाग 2, दोनों को अच्छे से समझ लिया है। फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो इन दोनों भागों के वीडियो को ध्यान से सुनिए, समझिए और पाठ को अच्छे से समझने का प्रयास करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।